स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, इसके एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि कुछ ही दिनों में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं इसी की प्रिपरेशन और तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो तीसरा था, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर नंबर 3 का हमारा पार्ट 2 रहने वाला। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी ने पेपर नंबर 3 के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा जाके जरूर देखना। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है बच्चों, ये जो सैंपल पेपर है ये आपके मॉर्निंग शिफ्ट का जो 20 तारीख को पेपर होने वाला है और इवनिंग का 21 तारीख को, इन दोनों ही डेट्स के लिए इवन हिंदी मीडियम के बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में अभी हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप सभी बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है तो आप सभी बच्चे 2 मिनट का स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनकी जानकारी के लिए पेपर के पैटर्न को हम समझा देते हैं। ठीक है, पेपर में देखिए आपके 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 से 12 तक के आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि टोटल आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके 13 से 18 ये 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन सी के अंदर 19 से 23 ये आपके 4-4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन डी में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, पैसेज पर बेस्ड 4 नंबर के एमसीक्यू, कार्टून 4 नंबर का और 4 नंबर का आपका एक मैप रहेगा। फिर सेक्शन ई आ जाता है, ये 27 से 30 आपके 6-6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो पिछली वीडियो में सेक्शन ए बी सी ये हमने समझ लिया है, इसलिए मैंने बोला था कि ए बी सी को आपको समझना है तो इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, अब आज हम समझेंगे डी और ई के बारे में। ओके बच्चों, तो आ जाइए समझते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए हमने 10 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को वो भी विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से रेडी किया हुआ है बच्चों। और यदि आप इन्हें करते हो तो आपकी तैयारी और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इन्हें बाय कैसे करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वैसे तो प्राइस आपका 199 है, यदि आप हमारा कोड यूज़ करते हैं GSK10 तो ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में सेक्शन ए हमने डिस्कस किया था इस प्रकार से। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने सेक्शन बी डिस्कस किया था, 2-2 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर सी था, 20 नंबर का आपका ये सेक्शन था। ओके, चलिए अब यहाँ से शुरुआत होता है बच्चों आज की इस पेपर का सबसे पहला। और सेक्शन देखा जाए तो डी है हमारा, सेक्शन नंबर डी, जो कि हमारा 12 नंबर का है, क्योंकि इसमें आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, पैसेज, कार्टून और मैप। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 4 नंबर के एमसीक्यू। आ जाइए पढ़ते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों को, विधायिका के द्वारा स्वीकृत कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भाग लेती है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और भाई साहब, आपको एक ही बार में कितनी सारी बातें बता दी। क्या क्या आपको सबसे पहले बताया गया कि कार्यपालिका की डेफिनेशन क्या है। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो कि विधायिका के द्वारा जो भी नीतियां स्वीकृत की जाती हैं, जो भी कानून लागू किए जाते हैं, मतलब कानून जो होते हैं उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं और बेसिकली स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो सरकार के प्रधान और उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो मतलब सरकार के प्रधान, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं, इनको राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, जो अस्थायी होते हैं, टाइम पीरियड होता है इनका एक। ठीक है, और ये सरकार के सभी नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे IAS IPS या फिर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी स्थायी कार्यपालिका के होते हैं। ठीक है, जैसे जजेस वगैरह हो गए। ओके, तो ये था इसके बारे में। तो आपको 3 बातें यहाँ पे पता चल गई। अब क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन क्या है कि सरकार का वह अंग,
जो कि संसद के द्वारा स्वीकृत नीतियों को और कानून को लागू करती है, क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करना। ठीक है, इसका क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इसे बताओ क्या है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका की जड़ें कब उभरी थी? तो 1919 और 1935 का जो पार्लियामेंट्री क्या बोलते हैं, वो जो एक एक्ट आया था, ठीक है, उसी से ये जड़ें उभरी थी। तो 1919 और 1935 की संसदीय व्यवस्था से। 24.4, कार्यपालिका में शामिल सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल हैं, मंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ये भी शामिल है। लेकिन क्या देश का एक बड़ा व्यापारी, ठीक है, ये इसमें शामिल होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना, तो डी वाला राउंड है। अब इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख लीजिए। ओके, आप इंग्लिश में इसे यहाँ से पढ़ लेना। क्वेश्चन की बात करें तो द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड लॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ओके, and what is the main function of the executive? For enforcing policies and laws which is made by legislature. When did the roots of parliamentary executive emerge in India? From the parliamentary system or act 1919 and 35. There is no member involved in the executive. It is country's biggest businessman. Complete. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ध्यान से समझो, ये एक कार्टून है। इस कार्टून में अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें तो एक तरफ ये मछली है, ये मेंढक है, ये पक्षी है, ये हाथी है, ये बंदर, ये बिल्ली, ये खरगोश है। अब हर एक इस जानवर की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता है। जैसे मछली पानी से बाहर जो रहेगी तो मर जाएगी, ठीक है। मेंढक पानी के अंदर और पानी के बाहर भी रह सकता है। चिड़िया उड़ती है, ठीक है। हाथी चलता है, बहुत देरी चलता है। बंदर उछल कूद कर सकता है। खरगोश जो है वो उछलता रहता है, इधर उधर जाता रहता है ना। अब ये जो व्यक्ति है ये क्या कह रहा है कि एक बिल्कुल साफ और सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सभी को एक जैसा टेस्ट देना पड़ेगा और सबको पेड़ पे चढ़ के दिखाना होगा। अर्थात मान लेते हैं कि इनसे ये कहा जाता है कि हम तुम्हें खाने के लिए 5 रोटी देंगे, ठीक है। इन सभी से ये कहा जाता है कि हम तुम्हें खाने के लिए 5 रोटी देंगे, लेकिन ये रोटी मिलेगी उसी को जो सबसे पहले इस पे चढ़ के दिखाएगा। तो अब आप देखो, मछली आउट हो गई, मेढक आउट हो गया, हाथी आउट हो गया, बंदर एक टाइम को चढ़ जाएगा, खरगोश भी एक टाइम को चढ़ सकता है, बिल्ली भी एक टाइम को चढ़ सकती है, ठीक है। तो क्या ये बिल्कुल सही है कि किसी भी अवसर के लिए सभी को एक जैसा पलड़े में तौलना? नहीं ना। तो अब क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे? क्वेश्चन ये बनते हैं कि यह विचार साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आवश्यक और उचित है। तो मेरे लिए ये आवश्यक और उचित नहीं है। फिर आपके हिसाब से यह उचित या अनुचित क्यों है? क्योंकि एक हाथी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, जबकि एक पक्षी तुरंत उड़ के बैठ सकता है, ठीक है ना। एक मछली जो जल में ही रह सकती है, ठीक है, और पक्षी तुरंत चढ़ जाएगा, ये चीज होती है। चित्र में परिस्थिति से निपटने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए? एक उदाहरण भी दीजिए। तो चित्र में परिस्थिति से निपटने के लिए सभी के साथ अलग अलग बर्ताव करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जो विकलांग लोग हैं इनके लिए हम सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले जो रास्ते होते हैं ये बनवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने का समान अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ये जो यहाँ पे अभी टेस्ट बताया गया है इसके लिए भी इनके साथ में अलग अलग किया जाना चाहिए। जैसे कि मछली के लिए ये किया जाना चाहिए कि पानी में इतनी तेज तुम्हें दौड़ना होगा, ठीक है। हाथी के लिए कि तुम्हें इतने केले खाने होंगे, बंदर के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, रैबिट के लिए कितनी उछल को तुम देर तक कर सकते हो, कुछ ऐसा टेस्ट वगैरह होना चाहिए, है ना। तो ये चीज को दर्शाती है। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 25.1, 2 and 3। और रही बात इसके क्वेश्चन के आंसर की तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 26 के। इसमें आप देखेंगे तो A, B, C और D ये चिन्हित किए गए जानकारी के हिसाब से हमें इन्हें डिफाइंड करना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य कौन सा है? किसकी बात हो रही है? उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में यहाँ पे आ जाता है बच्चों आपका बिहार। तो पहली जानकारी के लिए क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ओके, दूसरा ये है कि दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो दक्षिण भारत में ये दिया हुआ है। अब ये क्या है? दूसरे के लिए सी, और ये क्या है? तेलंगाना। ओके, फिर तीसरा क्या है कि पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी भारत में अगर हम देखेंगे तो ये रहा, ठीक है। तीसरे के लिए हमारा ये हो जाएगा
और चौथा है पश्चिमी भारत का एक सदनीय। तो पश्चिमी भारत का एक सदनीय कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, चौथी जानकारी के लिए। ठीक है, अब आपको एक मैप बेसिकली आपको करना कैसे है, तो मैप करने के लिए आपको एक टेबल दी जाएगी। ठीक है, इस टेबल में ये नहीं लिखा होगा, ठीक है, ये तो आपको बस भरना होगा। भरना कैसे है अब ध्यान से समझ लो। भरना इस प्रकार से है कि जो आपको जानकारी दी गई है उस जानकारी के संबंध में उसका अक्षर क्या रहेगा, ठीक है, और राज्य का नाम। जैसे जानकारी क्या है कि उत्तर भारत का एक द्विसदनीय विधायी राज्य कौन सा है, तो अभी हमने देखा था कौन सा है, वो है बिहार। तो पहली जानकारी हो गई इसके लिए, है ना। अब इसी को भर देंगे, तो अक्षर बी और राज्य का नाम बिहार। इसी प्रकार के द्विसदनीय विधायी राज्य उत्तर दक्षिण भारत का, तो सी तेलंगाना है ना। तो दूसरे में सी आ गया और आपका तेलंगाना आ गया। फिर पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य कौन सा है, तो ये रहा आपका सी वाला, सॉरी डी है बेसिकली आपका। तीसरे के लिए ये आपका डी आ जाएगा। तो डी क्या है, डी बेसिकली हमारा मणिपुर है, तो डी आ गया और ये मणिपुर। और सबसे आखिरी पश्चिमी भारत का एक सदनीय है, तो वो आ गया आपका यहाँ पे ए वाला, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये ए वाला यहाँ पे राइट हो गया। बस इस प्रकार से आपको मैप भर देना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, और ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे ये बड़े ही बड़े और इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, खंड ई यानी कि सेक्शन नंबर ई है जिसमें 24 नंबर के क्वेश्चन है ना। अब बड़े ध्यान से समझो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारत की हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके कुछ क्षेत्र अधिकार हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो है मौलिक क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, अपीली क्षेत्र अधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। अब ध्यान से एक चीज और समझो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में इतनी सारी शक्तियां हैं, ठीक है, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये जितने भी मौलिक क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी, अपीली, सलाह संबंधी जो है, इसको अलग से 2-2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार की। ये क्या करता है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कुछ मुकदमों की जो सुनवाई है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। इसके लिए निचली अदालतों में इसकी सुनवाई करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि कई बार केंद्र और राज्य के बीच में जब कोई मुकदमा उठता है या फिर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसको हल करता है। ठीक है, जब इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है, जैसे यूपी हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट हो गया किसी 2 स्टेट में, तो उसको भी इसी मौलिक क्षेत्र अधिकार के तहत वो सुलझाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और साथ ही कई बार जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या भी करता है। ओके, ये चीज़ थी। अब हमारा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, रिट संबंधित क्षेत्र अधिकार। ये क्या कहते हैं, तो रिट के बारे में आपको बता ही चुका हूं। जो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जब इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो विशेष आदेश जारी करती है। इन आदेशों को रिट बोलते हैं और इन रिटों के माध्यम से हमारे ऊपर जो उल्लंघन हो रहे थे मौलिक अधिकार जो व्यक्ति कर रहा था उसे रोकने का बेसिकली फरमान जारी किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब हमारा तीसरा वाला अपीली क्षेत्र अधिकार। ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा किए गए मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा या फिर उच्च न्यायालय के मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है तो इसके लिए उच्च न्यायालय को उसे प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी निम्न अदालतों के फैसले को वो बदल सकती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे का जो हाई कोर्ट है उसके फैसले को बदल सकती है, उसके फैसले को पुनः जांच कर सकती है। इसको अपीली क्षेत्र अधिकार बोलते हैं। सलाह संबंधी क्या होती है, तो भारत का राष्ट्रपति लोकहित के मामले में, संविधान की व्याख्या के मामले में जो न्यायपालिका होती है उसको कुछ बेसिकली अपनी सलाह भेजती है। अब मर्जी है न्यायपालिका की कि वो उसे माने या ना माने। ठीक है, तो सलाह संबंधी भी इसका क्षेत्र अधिकार है और वही न्यायपालिका भी राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो ये 4 पॉइंट है, मौलिक, रिट, अपीली और सलाह संबंधी। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसी चैप्टर का कि जो न्यायिक सक्रियता होती है इसका क्या अर्थ है
और न्यायिक सक्रियता के कोई 3 नकारात्मक पहलू बताइए। आ जाइए समझते हैं, पहले अर्थ समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए न्यायिक सक्रियता क्या होती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया कि न्याय को तेजी से स्थापित करना, है ना। तो तेजी से न्याय को स्थापित करने के लिए मुख्य साधन क्या है, जनहित याचिका। ठीक है, न्यायिक सक्रियताओं के द्वारा जो है ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिससे कि मौलिक अधिकारों के विषय के क्षेत्र बढ़ने में मदद मिली है। यानी कि ये जो न्याय के मामले में सक्रियता है ये हमारे फंडामेंटल राइट से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, हम अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर, किसी विवाद में फंसने पर सीधे न्यायपालिका जा सकते हैं और इसके तहत न्याय किया जाएगा। 1979 से 80 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, इनके जो जजेस थे, इन्होंने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जिससे कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको भी न्याय दिलवाया जा सके, उनको भी शोषण को खत्म किया जा सके। ठीक है, न्यायपालिका ने न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने के लिए, मूलभूत मानवीय जो अधिकार हैं उनको दिलवाने के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ाया है। ठीक है, हालांकि इनका काम तो ज्यादा बढ़ गया लेकिन समाज में स्थिति काफी अच्छी बनाई थी इन्होंने। ठीक है, अब बारी आती है कि न्यायिक सक्रियता का न्यायपालिका पर नकारात्मक पहलू क्या बनता है। अब ध्यान से समझो, मान लेते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट के पास में टोटल 10 जजेस हैं। इन 10 जजेस की कैपेसिटी ये है कि वो केवल और केवल पूरे दिन में टोटल मिला के 100 फैसले, ठीक है वैसे ज़्यादा ही बोलिए, मात्र 100 फैसले सुना सकते हैं। अब इसी के सामने डेली की 100 जो याचिकाएं आती थी, ठीक है, उन पे ये फैसले सुना देते थे। लेकिन इस न्यायिक सक्रियता की वजह से इन 10 जजेस पे अब आ गए हैं 10 नहीं 1000 मान लेते हैं, 1000 याचिकाएं आ गई हैं। तो क्या अब ये काम अच्छे से कर पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी न्यायिक व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाएगी? क्या हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस न्याय को सक्रिय बनाने के चक्कर में न्यायपालिका का जो कार्यभार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसीलिए विधायिका के काम, कार्यपालिका के काम और न्यायपालिका के जो काम है इनमें डिफरेंट भी करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि न्यायपालिका अब कार्यपालिका, विधायिका के भी काम करने लगी थी इस न्याय के जरिए। ठीक है, क्योंकि वो लागू कर रही थी ना नियम वगैरह, वो न्याय कर रही थी इसीलिए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि वायु ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच और चुनाव सुधार करना, ये सभी या तो विधायिका के काम है या तो कार्यपालिका के काम है। लेकिन न्याय को तेजी से स्थापित करने के लिए अब न्यायपालिका भी इसे करने लगी थी। ठीक है ना, हमारे संविधान में एक सिद्धांत है क्या, कि सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार का सम्मान करेगा। ठीक है, ये सिद्धांत है। लेकिन न्यायिक सक्रियता के द्वारा इस सिद्धांत को बाधित किया गया, क्योंकि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के भी काम कर रही थी। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका न्यायिक सक्रियता के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम के। तो डिस्क्राइब दी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो कौन कौन से जुरिडिक्शन है? पहला ओरिजिनल यानी कि मौलिक कौन सा है, फिर जुरिडिक्शन रिलेटेड टू रिट एंड अपीलेट जुरिडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, उसके बाद ये था कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये क्या होती है, और इसके कोई 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती है, उसके बारे में आप ये 5 पॉइंट पढ़िए, एंड उसके बाद में इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में भी आपके सामने ये 4 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, काफी अच्छा प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल ठीक। अब आपको ये बताना है कि भारत किस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई 6 विशेषताओं के साथ में। ओके, आ जाइए समझते हैं। पहले तो आप ये समझो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है। तो वह राज्य जहां सरकार जो है वो किसी भी धर्म को आधिकारिक यानी कि कानूनी मान्यता ना दे और किसी भी धर्म को ना अपनाए, उसके ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर सर्वधर्म समभाव की अवधारणा होनी चाहिए, यानी कि सभी धर्म समान है ऐसी अवधारणा होनी चाहिए। ठीक है, धार्मिक समूहों के वर्चस्व को रोकना तथा विवाद को सुलझाना, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अपने धर्म से ही अपने आप को पूरा काट लिया है। नहीं, जब 2 धर्मों के लोग आपस में डिस्प्यूट करें, ठीक है, विवाद करें, ठीक है, जिससे आम लोगों को हानि पहुंचे, तब ऐसे वर्चस्व को रोकना चाहिए और होने वाले विवादों को, दंगों को, सांप्रदायिकता को सुलझाना चाहिए। ठीक है,
किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज करना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म के मामले में कभी भी हस्तक्षेप ना करे या फिर कभी धर्म के साथ में गठजोड़ ना करे। इसीलिए अगर हमें इन सभी लक्ष्यों को और सिद्धांतों को प्राप्त करना है, अगर मतलब इन सभी को हम प्राप्त कर लेते हैं और लक्ष्यों को फॉलो करते हैं, तो इसी से हमारे देश में शांति, हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता ये कायम होगी। जो भी धार्मिक उत्पीड़न होते हैं, भेदभाव होते हैं, उनसे आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है। धार्मिक संस्थाएं और राज्य संस्था की संस्थाएं, इन दोनों के बीच में अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कैसा अंतर? कि ना तो धर्म राज्य के मामले में, ना ही तो राज्य धर्म के मामले में कभी हस्तक्षेप करेगा, लेकिन अगर धर्म लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो राज्य छोड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज थी इसके बारे में। ओके, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की ये विशेषता होती है। अब इसी का अगला क्वेश्चन, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो अधिकार बेसिकली 3 से 4 टाइप के होते हैं। ओके, मेनली 3 टाइप के यहाँ पे देख सकते हैं अधिकारों के प्रकार। सबसे पहला है राजनीतिक। राजनीतिक अधिकार कैसे होते हैं? यह अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकार क्या कहते हैं? कि सभी भारतीय नागरिक होने की वजह से कानून के समक्ष समान हैं और सभी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जैसे मतदान करना, ठीक है, स्वयं निर्वाचित होना, अपना संघ बनाना, ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुनना या फिर अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेना, ये सभी राजनीतिक अधिकार है। फिर बात आती है आर्थिक की। तो आर्थिक अधिकार कैसे होते हैं? आर्थिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालते हैं, जिसमें सरकार भी कई तरीके से मदद करती है, जैसे कि न्यूनतम आवश्यकता, जिसमें आवास, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ जल, चिकित्सा, ये सभी शामिल होते हैं। तो सरकार जो है वो न्यूनतम जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की, उसको पूर्ति करने में मदद करती है। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार, जैसे कि उन्हें आवास मिलेगा, ठीक है, काम करने के लिए कार्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पर्याप्त मजदूरी मिलेगी, ठीक है, संपत्ति अपनी खरीद सकते हैं, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, ये कुछ चीजें हैं। फिर सांस्कृतिक आ जाता है। तो वे अधिकार जो मानव के विकास, उसके सुव्यवस्थित जीवन के लिए, उसके मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उनको सांस्कृतिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, अब इसके तहत आप किसी भी प्रकार के धर्म, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इवन आप अपनी तरफ से उसकी संस्था भी खोल सकते हैं, उसके वेशभूषा, अपने धर्म के उसके त्योहार, पूजा, उत्सव वगैरह भी मना सकते हैं, आपको पूरी छूट है। ठीक है, तो ये होते हैं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है बच्चों, अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं कि राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो क्या होते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं कि फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेक्युलर स्टेट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ राइट्स। तो राइट्स के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला तो पॉलिटिकली होता है, सेकंड होता है इकोनॉमिकल राइट्स, एंड देन आता है आपका कल्चरल राइट्स। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कहता है कि विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। विधायिका बोलते किसे हैं? तो आपको मैंने पैसेज में भी बताया, 2 नंबर में भी बताया है कि यह सरकार का वह अंग है जो कि देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाती है, कानूनों को बनाती है, एवं इसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 364 के तहत ये भारतीय संविधान में संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, इसीलिए भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, जिसके बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम तो ये होता है कि कानून बनाना। ठीक है, भारत की संसद उन सभी तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो कि केंद्रीय सूची में दिए होते हैं। ठीक है, केंद्रीय यानी कि संघ सूची में, और जो सम्मति सूची के विषय होते हैं जो सेंटर और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है दोनों मिलकर बनाते हैं, उस पर। दूसरा है संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 364 के तहत ये संविधान में संशोधन भी करती है, अगर कुछ कमी वगैरह होती है तो उसको, हालांकि तरीके अलग हैं। ठीक है, तीसरा है बहस का मंच, क्योंकि संसद जो है उसमें पूरे देश के हर एक भाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, 550 के आसपास। तो हर एक प्रतिनिधि का अपना धर्म अलग, जाति, भाषा, सब संस्कृति सब अलग ही होता है। तो यहाँ पे किसी भी मुद्दे पर हर तरह के समुदाय के लोग बातचीत करते हैं, तो ये वाद विवाद का एक बहुत बड़ा बहस का मंच भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा चौथा वाला कि कार्यपालिका का नियंत्रण। संसद के द्वारा मंत्री परिषद की चूक पर, उसकी वचनबद्धता पर जवाबदेही को तय करते हुए जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है। ठीक है, वित्त का नियंत्रण हो गया, न्यायिक कार्य हो गए, कुछ ही 1-2 पॉइंट होगी और।
ओके, अब बारी ये आती है कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती कैसे। तो एक दो पॉइंट तो आपको बता ही दिए मैंने कि मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता से। अब पूरा ध्यान से समझो कि विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कानूनों की स्वीकृति या फिर अस्वीकृति। कई बार ऐसा होता है कि जो कार्यपालिका होती है ना, वो अपने फायदे के लिए कुछ कानूनों को पारित करवाना चाहती है, लेकिन वो क्या करती है विधायिका कि समझ जाती है पहले कि ये इसके फायदे के लिए, पूरी जनता के फायदे के लिए, तो वो उसे निरस्त कर देती है। ठीक है, अभी तक लोकपाल विधेयक हो गया, आतंकवाद निरोधक विधेयक हो गया, ये सभी किए जा चुके हैं। फिर वित्तीय नियंत्रण है, कार्यपालिका जो है वो सरकार यानी कि विधायिका से बोलती है कि हमें भाई पैसा दीजिए, हमें खर्च करना है। ठीक है, अब वित्तीय नियंत्रण तो संसद के पास में ही है, तो जाएगी पैसा मांगने के लिए। तो विधायिका पूर्ण रूप से हर एक कारण की जांच करती है कि इन्हें भाई पैसा चाहिए क्यों, ठीक है, और कितना चाहिए, कैसे खर्च करेंगे, सब कुछ डिसाइड करती है, तब जाके पैसा देती है। ओके, फिर बहस वाद विवाद का मंच है, बहस वाद विवाद के द्वारा नियंत्रण रखती है। संसदीय प्रश्नकाल होता है, किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शून्यकाल होता है, और एक सबसे बड़ा जो इनका हथियार है वो है अविश्वास प्रस्ताव यानी कि निंदा प्रस्ताव। ये क्या होती है, जब विधायिका को ये लगता है कि सरकार की थोड़ी बहुत भी या फिर संपूर्ण जो नीति है वो दोषपूर्ण है, तो वो संसद में असंतुष्टता का यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और अविश्वास प्रस्ताव को यदि संसद में 2/3 बहुमत से पास मिल गया, ठीक है ना, तो उसी समय वो जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी उसी समय। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब आप समझ गए ना कि क्या क्या कार्य होते हैं किसके, एक तो कार्य हो गए विधायिका के, और कार्यपालिका पे कैसे नियंत्रण रखती है ये वाला भी। ओके, चलिए अब इसको इंग्लिश मीडियम में देखिए कि हाँ, व्हाट इज लेजिस्लेचर एंड डिस्क्राइब इट्स मेन फंक्शंस। तो क्या होती है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, एंड इसके मेन फंक्शंस क्या क्या है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो, सॉरी, जो लेजिस्लेचर है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो बहुत सारी तरीके कंट्रोल करने के जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि ये वीडियो मैं रात के तकरीबन 3:30 के आसपास बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, फिर इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कहता है, मुक्त बाजार बनाम के पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुक्त बाजार क्या होता है, फिर पक्ष बताओ, फिर इसके विपक्ष बताओ। तो आइए समझते हैं। देखिए, मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता के द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाने व राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी है। अर्थात मुक्त बाजार का अर्थ ये है कि जहां पे खुली प्रतियोगिता हो, अगर आप योग्य हैं, आप कौशल जुटा सकते हैं, संसाधन जुटा सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। और इस बाजार में किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि ये फिर जो ओपन मार्केट है, क्या इसका फायदा जो सुविधा विहीन लोग हैं, जो बेसिकली प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बहस होती है, तभी इसके 2 एस्पेक्ट निकलते हैं, एक तो पक्ष का और दूसरा विपक्ष का। तो पहले मुक्त बाजार के पक्ष की बात करते हैं कि जो लोग इसे अच्छा मानते हैं, जो लोग इसके फेवर में बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बाजार जो है वो किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, स्थान, किसी प्रकार की परवाह नहीं करता। फिर चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, काले हो या गोरे हो, किसी भी धर्म के हो, डज नॉट मैटर। मैटर सिर्फ इतना है कि अगर आप योग्यता रखते हैं, अगर आपके अंदर कौशल है, आप संसाधन को जुटा सकते हैं, तो आप बाजार में प्रतिस्पर्धा कर अपना पैर जमा सकते हैं। ठीक है, नागरिकों को इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी कंपनियां एक साथ आती है, तो नागरिकों को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिलता है। इसकी वजह से वस्तुओं की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार आता है। नागरिकों को कम कीमत में और अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलता है इस वजह से। अब कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं, तो विपक्षी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बाजार में राज्य से संबंधित कुछ प्रतिबंध जरूर होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि कुछ बाजार के ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोग होते हैं, तो वो इस बाजार को अपने लिए मोड़ लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं तरीके से। ठीक है, तो आम गरीब लोग उसके प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाते हैं। इसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनको अवसर ही नहीं मिल पाते आगे जाने के। ठीक है, राज्य जो है वो वृद्धों के लिए, रोगियों के लिए विशेष सहायता भी प्रदान नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अगर विशेष सहायता प्रदान करेगा तो अच्छा बात रहेगा, ये चीज यहाँ पे कही जाती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष के बारे में। ओके बच्चों,
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सेकंड वाले क्वेश्चन के, ठीक है, यानी कि अथवा वाले के। क्वेश्चन क्या कहता है, हानि सिद्धांत किसने दिया और इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आ जाइए समझते हैं। हानि का सिद्धांत बेसिकली किसने दिया था, हानि सिद्धांत दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो ध्यान से सुनो, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा उनके अपने निबंध ऑन लिबर्टी में, ठीक है, स्वतंत्रता के राजनीतिक विचार विमर्श को हानि सिद्धांत कहा गया है। अब ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनो। हानि सिद्धांत, पहले आप मुझे सुनो, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको समझना। देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से दूसरे व्यक्ति को जब हानि पहुंचती है या फिर किसी अन्य चीज को हानि पहुंचती है, तब सरकार उसकी इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है, ठीक है, जिसका इकलौता लक्ष्य होता है कि किसी व्यक्ति की आत्मरक्षा करना, ठीक है, और दूसरे को आपके द्वारा किए गए हानि से बचाना। अब समझो, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में यदि व्यक्तिगत तौर पर सामूहिक रूप से कोई हस्तक्षेप या प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसका लक्ष्य जो है वो उसकी रक्षा करना भी है और अन्य व्यक्तियों की रक्षा करना जिससे उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। जेम्स मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कहा है। उन्होंने बेसिकली दो कार्य बताए हैं। कौन से, एक तो ये कहा है कि स्वसंबंध कार्य और पद संबंध कार्य। स्वसंबंध जिसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े, और पद संबंध ऐसे कार्य जिनका प्रभाव कर्ता पर भी पड़े और उसके आसपास के जो लोग हैं उस पर भी पड़े। इसको तो इन्हीं दोनों के आधार पे प्रतिबंध लगाया जाता है। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों में उसकी इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि किसी दूसरे को हानि से बचाना। यदि स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगा भी रहे हैं तो उससे होने वाली हानि गंभीर होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मानते हैं ये इस हानि के सिद्धांत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आप एक आम व्यक्ति हैं, ठीक है, अब आपको किसी ने ऑफर दिया कि आप ना देश में सांप्रदायिक दंगे करवाओ, हम आपको 10 करोड़ देंगे, और आप तैयार हो गए, ठीक है। अब आप भाषण दे रहे हो कि हमें देश में धर्म के नाम पे ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इन्होंने हमें सताया है, इन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब आप देश की शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके द्वारा जो अब जो कार्य किया जाएगा उसका प्रभाव लोगों पर भी पड़ेगा, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा हो या ना हो, आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि इससे जो हानि है वो बहुत गंभीर होने वाली है, इसीलिए, ठीक है। अब इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप जिस मकान में रहते हैं, चाहे आप किराए पे रहते हैं या फिर अपने घर पे ही रहते हैं, तो मान लेते हैं वो 3 मंजिल का है, 3 या 4 मंजिल का है। उसमें एक कमरा ऐसा है या फिर एक किराएदार ऐसा है या फिर आपकी फैमिली का एक सदस्य ऐसा है जो कि बहुत तेज आवाज में ना गाने सुनता है, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं और वो गाना बजा रहा है, ठीक है, तेजी से, पंजाबी या फिर कोई से भी। अब आप आसपास के जो लोग हैं, क्या उसको इस बात के लिए पुलिस के हवाले कर देंगे कि भाई ये तेजी से गाना बजा रहा था? नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, आपस में एक साथ बैठेंगे 8-10 लोग और उस व्यक्ति को समझाएंगे कि देख भाई ऐसा वैसा मत किया, ऐसे मत बजा, हमें नुकसान होता है, हम सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में पढ़ाई करते हैं बच्चे, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रतिबंध किसने लगा दिया, आसपास के लोगों ने ही, ठीक है, जो कि उचित भी है। इसीलिए कहा गया है कि जब प्रतिबंध लगाया जाता है हानि सिद्धांत के तहत तो हानि भी बड़ी हो। जैसे अभी मैंने आपको वो जो सांप्रदायिक दंगे वाला एक आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए कि राइट योर आर्गूमेंट्स फ्रॉम फॉर एंड अगेंस्ट द फ्री मार्केट। तो फ्री मार्केट क्या है, यानी कि ओपन मार्केट क्या होता है, ओपन मार्केट की साइड क्या है पहले तो, फिर ओपन मार्केट के कॉन्स क्या क्या होते हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हु गिव द लॉस थ्योरी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है। तो फ्री मार्केट, साइड्स ऑफ मार्केट, कॉन्स ऑफ मार्केट, फ्री मार्केट बेसिकली। उसके बाद है कि जो हार्म प्रिंसिपल है, ठीक है, हार्म थ्योरी, ये किसने दी थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। रही बात आपके पॉइंट्स की, तो आप उन सभी को यहाँ से एग्जाम्पल के जरिए पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए इस प्रकार से हमारा आज का ये सैंपल पेपर जो तीसरा वाला था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब एक बात को बड़े गौर से सुनिए, अगर आप सभी बच्चे ऐसे ही 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर को बाय करना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं और खुद से भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सैंपल पेपर विद कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके मीडियम के हिसाब से आपको पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, ठीक है, तो आप लिखिए हाय मुझे पॉलिटिकल साइंस के 10+ सैंपल चाहिए, आपको बता देंगे, ठीक है। नॉर्मली प्राइस जो है वो 199 का है, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं
जो कि है JSK10। तो आपको इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट, 50% की भारी छूट देखने को मिलेगी। और एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का आपको 99 रुपीज़ में 10 सैंपल पे मिल जाएंगे। अरे 10 रुपये का तो आप चाउमीन समोसा खा जाते हो, 10 में तो आपको पूरा का पूरा एक सैंपल पे मिल रहा है। और ये सैंपल पेपर ही नहीं, हमारा जो टीचिंग का अनुभव है ना 4 से 5 साल का, वो हमने इसमें उतारा है। और इन्हीं सैंपल पेपर्स को हम आपको वीडियोस में भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि फिजिकली भी आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो खरीद सकते हैं, ओके बच्चों, क्योंकि वीडियो ढूंढने में आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। बाकी मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ओके। बाकी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो 10 के 10 सैंपल पेपर की जो वीडियोस है कंबाइंड, सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप, सारी की सारी पार्ट वाइज, वो लिंक आपको मैं आई बटन में प्लेस कर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। तो दोनों तरीके से तैयारी करो, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे सैंपल पेपर की PDF से, कैसे भी करो, लेकिन तैयारी करो, अच्छी करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।